हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। मैं हूं अभिषेक जैन और मैं स्वागत करता हूं आपका आज की इस क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सदिश और त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति। सदिश और त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति जो टॉपिक आज हम लोग देखेंगे वो इन्हीं दोनों टॉपिक पर, इन्हीं दोनों चैप्टर पर पूरे क्वेश्चंस देखेंगे और कोशिश करेंगे हम जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा PYQ कर सकें, जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा PYQ कर सके। बहुत इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है। कल का चैप्टर भी बहुत इम्पॉर्टेंट था, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई होप आप लोग अच्छे से इन लेक्चर्स को अटेंड कर रहे होंगे और इतना बोलने के बाद शायद थोड़ी तो आप और सिंसियरिटी दिखाएंगे। ठीक है, चलिए तो कहानी की शुरुआत करते हैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पढ़ो फटाफट से इस क्वेश्चन को और करने की कोशिश करो। क्या यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोगों को दिया हुआ है कि मान लीजिए XY तल, XY प्लेन में किन्हीं दो बिंदुओं M और N तक के सदिश को MN सदिश से दर्शाया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तथा शून्य सदिश को जीरो सदिश से दर्शाया जाता है। मान लीजिए XY तल में PQR तीन भिन्न बिंदु है। मान लीजिए S त्रिभुज के आंतरिक भाग में स्थित एक बिंदु इस प्रकार है कि SP + 5 टाइम्स SQ + 6 टाइम्स SR = 0 सदिश है। मान लीजिए E और F क्रमशः PR और QR के मध्य बिंदु हैं। तब रेखाखंड EF की लंबाई बटे रेखाखंड ES की लंबाई, ये बटे में है ना, ये बटे में है। आपको दोनों का अनुपात बताना है, ये कितना होगा। करो करो सवाल। PQR तीन बिंदु है। कितने बिंदु है? तीन बिंदु है। तो ट्रायंगल अपन बना लेते हैं एक PQR, PQR और इसके अंदर एक बिंदु है कोई S, इसके अंदर कोई बिंदु है S। तो SP, SQ और SR, SP, SQ और SR। तो अपन एक काम करते हैं, किसी एक को अपन शून्य मान लेते हैं। मान लेते हैं P जो है ये शून्य सदिश है, ठीक है। और ओवरऑल सम जो है वो जीरो आ रहा है, उसे स्थिति सदिश में शून्य सदिश मान रहा हूँ, ठीक है। इसको अपन बोल देते हैं Q सदिश, इसको अपन बोल देते हैं R सदिश, ठीक है। अब हमको क्या क्या बात कही गई है, हमको कहा गया SP + 5 टाइम SQ, SP सदिश + 5 टाइम्स SQ सदिश, SP + 5 टाइम्स SQ + 6 टाइम SR सदिश = 0, +6 टाइम SR सदिश = 0। मान लेते हैं S सदिश का स्थिति सदिश स्मॉल s सदिश, ऐसा माना जा सकता है, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। तो SP सदिश क्या होगा, S से P की तरफ, तो ये हो जाएगा 0 - S प्लस SQ, ये हो जाएगा 5 टाइम्स Q - S प्लस SR, S से लेकर R की तरफ, ये है -S प्लस 5Q - 5S प्लस 6R - 6S = 0, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 5Q + 6R -6, 5, 11 और 1, 12, 12S = 0। तो मतलब S सदिश = क्या हो जाएगा, 5Q + 6R / 12, ये S सदिश हो गया, है ना। अब हमको क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है, E और F क्या है, E और F है PR और QR के मध्य बिंदु। PR का मध्य बिंदु है E और QR का मध्य बिंदु है F। तो ये हो जाएगा अपना 0 + R/2, यानी कि 0 प्लस ये हो जाएगा और ये हो जाएगा Q + R/2। तो EF सदिश क्या होगा,
एफ का स्थिति सदिश माइनस इसका स्थिति सदिश यानी कि q/2 हो जाएगा, है ना, q प्लस आर बाई टू माइनस आर बाई टू। और एक और क्या चाहिए अपन को, ई एस सदिश, ई एस सदिश, ई एस सदिश, ई एस सदिश एस का स्थिति सदिश माइनस ई का स्थिति सदिश, ई क्या है r/2। तो ये कितना हो गया, ई एस इज इक्वल टू, तो ये क्या था 5q सदिश बाई 12 प्लस 6r सदिश बाई 12 माइनस r सदिश बाई 2, ये आपस में कट जाएगा, ई एस सदिश कितना आ जाएगा 5q सदिश बाई 12। तो अपन को अनुपात किस किस का चाहिए था, ई एफ की लंबाई, ई एफ की लंबाई किसके बराबर होगी, मापांक ऑफ q बटे 2, और ये कितनी हो जाएगी, मापांक ऑफ 5q/12 यानी 5, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 1/5 आ जाएगा क्या, चेक कर लो एक बार, सारी कैलकुलेशन एक बार फटाफट से चेक कर लो। 5q/, अच्छा ये 12 है, तो 5q/12, 12 ऊपर चला जाएगा तो 6/5 हो जाएगा, 1.2, 1.2। ठीक है, हो गया पहला सवाल क्लियर। चलिए आगे बढ़ाते हैं, दूसरे सवाल को देखते हैं। फिर से जेईई एडवांस 2025 का ही है, एक सूची वाला सवाल है। ये किस प्रकार का सवाल है, सूची वाला सवाल है। क्या कहा गया है, मान लीजिए W जो है वो क्या है i प्लस जे माइनस 2k, W जो है वो है i प्लस जे माइनस 2k, तथा U और V दो इस प्रकार के सदिश हैं कि U क्रॉस V इज इक्वल टू W आ जाता है और V क्रॉस W जो है वो U आ जाता है। मान लीजिए कि अल्फा बीटा और गामा और T इस प्रकार की वास्तविक संख्याएं हैं कि U सदिश इज इक्वल टू अल्फा आई प्लस बीटा जे प्लस गामा के, और फिर माइनस टी अल्फा प्लस बी प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0 है, अल्फा माइनस टी बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0 है, अल्फा प्लस बीटा माइनस टी गामा इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, और फिर हमको कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर सूचीबद्ध तरीके से दी गई है। ये सूचीबद्ध, ये पी क्यू आर एस है और ये इधर है 1 2 3 4 5, अपन को मिलाना है पी क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ये सारी बातें हम लोगों को करनी है। तो 2 मिनट का समय लो, है ना। इधर देख ही लिया तुमने, सबसे पहला क्या है, v सदिश का मापांक किसके तुल्य होगा, तो थोड़ा आगे पीछे करते रहो और देखते रहो। w पता है अपन लोगों को और v सदिश का मापांक चाहिए। u की जगह अगर मैं यहाँ पर फिर से इस u का मान उठा कर यहाँ रख दूँ तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये w का मान उठा के यहाँ रख दूँ तो u नहीं, हमको क्या हटाना है, u हटाना है, u हटाना है, तो u का मान उठा के यहाँ रख दो, करो। तो ये कितना हो जाएगा, u का मान उठा के यहाँ रख दे तो v क्रॉस w क्रॉस v, पहला वाला v क्रॉस w क्रॉस v, v क्रॉस w क्रॉस v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा w सदिश। ठीक है, अब अपन इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं, माइनस तो देखो ऐसा करने से क्या हम लोग कुछ कर पाएंगे, एक बार अपने आ जाएगा v डॉट वी डब्ल्यू और फिर v डॉट डब्ल्यू वी इज इक्वल टू डब्ल्यू। डब्ल्यू तो हम लोगों को पता है लेकिन v के बारे में तो हमको कुछ पता ही नहीं है। हाँ, इनसे अपन जो है u अल्फ़ा बीटा और गामा का मान निकालने के बारे में सोच सकते हैं। तो करो, ट्राई दो इसको, सोचो क्या किया जा सकता है, सोचो एक बार थोड़ा सा ट्राई करके देखो तो सही, एक बार थोड़ा सा ट्राई करके देखो तो सही। करें, डन।
देखो अब ये बात तो हमें समझ में आ गई है कि हमारे पास वेक्टर एक ही है ना, और u सदिश निकालने के लिए अल्फ़ा बीटा गामा का मान पता होना ज़रूरी है, ठीक है। और u आ गया अपना, तो u आ गया तो मेरे हिसाब से फिर v निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी, है ना, क्योंकि अपन डॉट वगैरह ले लेंगे और अपना काम हो जाएगा। अच्छा ये क्या कहा गया है, इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना। यहाँ ये बात की गई है कि अल्फ़ा बीटा गामा और t इस प्रकार की वास्तविक संख्याएं हैं कि ये चीज़ शून्य है, ये सदैव जीरो है ना। अब इसको देखोगे तो ये एक रेखीय समीकरण निकाय टाइप दिख रहा है क्या तुम लोगों को? अगले पेज पे मैं इसको लेता हूँ, इसको हटाते हैं थोड़ी देर के लिए और अगले पेज पे लेते हैं अपन। क्या लिखा हुआ है, माइनस टी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू जीरो। अल्फा माइनस टी बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू जीरो। अल्फा माइनस टी बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू जीरो और अल्फा प्लस बीटा माइनस टी गामा इज इक्वल टू जीरो। अल्फा प्लस बीटा माइनस टी गामा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये कब ट्रू है, ये कब सत्य है, जब अल्फा बीटा गामा कोई भी वास्तविक संख्या है। तो इसको तुम रेखीय समीकरण निकाय की तरह समझो जिसमें चर जो है एक्स वाई जेड की जगह अल्फा बीटा गामा है ना। और ये किस प्रकार का निकाय हो गया, ये समघात निकाय हो गया। अब समघात निकाय की क्या खास बात होती है कि अगर ये सभी मानों के लिए सत्य है, अल्फा बीटा गामा के सभी मानों के लिए सत्य, मतलब अनंत हल है, और अनंत हल में तो फिर डी भी जीरो होना जरूरी है, तो डी जीरो कर दो। डी क्या होगा, अल्फा बीटा गामा के गुणांकों का सारणिक, अल्फा बीटा गामा के गुणांकों का सारणिक। यहाँ पर ये गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस वन माइनस टी माइनस वन प्लस वन, वन प्लस टी इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया माइनस टी स्क्वायर माइनस वन प्लस टी प्लस वन प्लस टी इज इक्वल टू जीरो। अंदर गुणा कर दे तो माइनस टी क्यूब प्लस टी प्लस टू टी प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो माइनस टी क्यूब प्लस थ्री टी प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा टी क्यूब माइनस थ्री टी माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। अब क्यूबिक के रूट जो है वो हिट एंड ट्रायल से ही आते हैं, एक दो, एक बटा दो, जीरो, माइनस एक, माइनस दो, ऐसी चीज़ें रख के देखो। तो यहाँ देख पा रहे हैं हम लोग, दो रखे तो दो दूनी चार दूनी आठ, माइनस छः माइनस दो, यानी कि टी माइनस टू इसका एक मूल है। और बची हुई द्विघात क्या हो जाएगी, ये टी है तो यहाँ टी स्क्वायर कर दो, यहाँ माइनस दो है तो यहाँ प्लस एक हो जाएगा। अब टी स्क्वायर कटना है तो माइनस टू टी स्क्वायर, तो प्लस का टू टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है क्या। देखो एक बार इस हिसाब से तो माइनस वन भी संतुष्ट करना चाहिए, माइनस वन रखेंगे तो माइनस वन प्लस थ्री माइनस टू कर रहा है संतुष्ट, वेरी गुड। तो ये क्या हो गया अपना टी माइनस टू, तो या तो टी का मान टू हो जाए या टी का मान माइनस एक हो जाए, है ना, या तो टी का मान टू हो जाए या टी का मान माइनस एक हो जाए। अब अपन को टी के बारे में कुछ बात कही गई है क्या, नहीं, टी के बारे में कोई बात नहीं कही गई है ना। तो अनंत हलों के लिए या तो टी का मान टू हो जाए या टी का मान माइनस एक हो जाए, ठीक है। चाहिए क्या हम लोगों को, हम लोगों को गामा वी के सदिश का मापांक चाहिए, है ना। अब देखो दो इस प्रकार के सदिश है, अगर जो मैंने t इज इक्वल टू माइनस वन लिया, t इज इक्वल टू माइनस वन लिया, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू जीरो। और अगर t इज इक्वल टू टू लेते हैं तो क्या बनेगा, ये भी देख लेते हैं, है ना। इससे तो ये आ गया, t इज इक्वल टू टू ले लें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टू अल्फा प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू जीरो, अल्फा माइनस टू बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू जीरो।
और अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 2 गामा इज इक्वल टू 0। तो ये पहले वाले से क्या आ जाएगा, बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा, है ना। और अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो ये हो जाएगा 0, माइनस 2 बीटा माइनस 3 बीटा, और इसमें से इसको घटा दें तो प्लस 3 गामा इज इक्वल टू 0, यानी बीटा इज इक्वल टू गामा हो गया, बीटा इज इक्वल टू गामा हो गया। और बीटा इज इक्वल टू गामा यहाँ रख दें तो 2 बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा हो गया। मतलब ये तो अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा आ गया, दूसरे वाले से अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा आ गया। मतलब दो केस बनेंगे, t-1 हो जाए या t2 हो जाए, ये दोनों केस बना लेते हैं। केस नंबर 1, अगर t-1 हो गया तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 0 हो जाएगा। और केस 2, अगर t-2 हो गया तो अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा आ जाएगा, है ना। क्लियर है यहाँ तक की बात? एक बार देख लो फटाफट से। क्या किया अपन ने, ये 3 समीकरण दी हुई थी, ये तीनों समीकरण सदैव सत्य होनी चाहिए, ये तीनों समीकरण सदैव सत्य होनी चाहिए। अब सदैव सत्य होनी चाहिए तो अपन ने क्या किया, इनको रेखीय समीकरण निकाय की तरह मान लिया और इसके अनंत हल कर डाले, इसके अनंत हल कर डाले। क्या कर डाला, अनंत हल कर डाले। अब अगर अनंत हल कर दिए अपन ने इसके, तो डिटर्मिनेंट 0 कर दोगे। डिटर्मिनेंट 0 करने के बाद टी के 2 मान मिले। कितने मान मिले, टी के 2 मान मिले। और पहले मान के संगत अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ गया, -1 के संगत, तो उसके संगत किया तो वो आ गया। अब फिर से अपन सवाल पर लौटते हैं, फिर से अपन अपने सवाल पर लौटते हैं। हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें W दिया हुआ है और U दिया हुआ है, W दिया हुआ है और U दिया हुआ है, ठीक है। और कुछ कुछ बातें और भी कही हुई है, उनको भी देख लेते हैं, उनको भी देख लेते हैं। देखो एक चीज और समझना, कुछ चीजें अपन निकाल पाए क्या अभी तक? α√3 है, तब ये तो सब बात की बातें हो गई। यहाँ पर आ जाओ, इस पहले वाले हिस्से को समझते हैं। इस पहले वाले हिस्से में कहा गया है कि U क्रॉस V करने पर W आता है। मतलब W जो है वो U के भी लंबवत होगा और V के भी लंबवत होगा, ठीक है। और V क्रॉस W करने पर U आता है। मतलब V जो है वो U के भी लंबवत होगा और V जो है W जो है वो भी U के लंबवत होगा। तो W U के लंबवत है, ये तो पहले भी पता चल चुका था अपन को। ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हो गए, ये तीनों सदिश एक दूसरे के लंबवत है, तीनों सदिश एक दूसरे के लंबवत है। ये अपने काम में आएगी चीज, मतलब तीनों का आपस में डॉट प्रोडक्ट लोगे तो वो 0 होता चला जाएगा। अब मैं फिर से अपने उस सवाल पे चलता हूं जहां हम लोगों को V सदिश का स्क्वायर निकालना था। हमें क्या दिया हुआ है, U क्रॉस V इज इक्वल टू W दिया हुआ है, U क्रॉस V इज इक्वल टू W है और V क्रॉस W इज इक्वल टू U है। V cos W इज इक्वल टू U है ना। और V निकालना है तो U का मान उठा के यहां रख दो। माइनस कर दें इसको तो माइनस V क्रॉस W, और ये कितना हो जाता है, पहले V सदिश माइनस फिर W सदिश, है ना। तो ये हो जाता है अपना V लिखने के बाद V डॉट W, और V डॉट W तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा, V डॉट V इज इक्वल टू W। तो ये चीज तो 0 हो गई क्योंकि ये दोनों सदिश लंबवत है। तो ये हो गया -0 गुणा V सदिश माइनस V के परिमाण का स्क्वायर W सदिश इज इक्वल टू W सदिश। तो ये 0 हो गया,
v के परिमाण का स्क्वायर w सदिश इज इक्वल टू w सदिश। इसका मतलब v के परिमाण का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो v के परिमाण का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2। इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी p का 2 आ रहा है। तो 3 इनमें से कुछ एक पॉसिबल है, इन 3 में से कोई एक चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, पहला वाला काम हो गया। अब दूसरी चीज़ पर आते हैं। यदि अल्फा √3 है तब गामा कितना होगा, अल्फा। अब देखो इसके लिए अपने पास वो 2 केस है ना। कौन कौन सा केस है, केस नंबर 1 में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 किया हुआ है अपन ने, और केस नंबर 2 में अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा किया हुआ है ना। अगर अल्फा √3 है, अल्फा √3 है तो Q वाले को बात करें, अगर अल्फा √3 है तो फिर गामा भी √3 हो जाएगा। तो गामा स्क्वायर जो है वो 3 हो जाएगा, गामा स्क्वायर 3 हो जाएगा, मतलब 4 नंबर पे आ जाएगा। यानी कि बस बी आंसर बचा वैसे तो देखा जाए तो, पर बाकी भी चेक कर लेते हैं अपन। अल्फा √3 है तो बीटा प्लस गामा दोनों √3 2√3, बीटा प्लस गामा का स्क्वायर 2√3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 तिया 12। लेकिन आर का उत्तर इन्होंने दिया हुआ है 30 नंबर, 3 नंबर में लिखा हुआ है 2, मतलब इन्होंने उस वाले को नहीं लिया है। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये वाला ले लिया है इन्होंने। बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, तो बीटा प्लस गामा का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो इन्होंने आर का जो 3 मतलब 4 नंबर ले लिया है। आर का उत्तर जो है वो क्या ले लिया है, 4 नंबर ले लिया है। तो आर का उत्तर 4 नंबर ले लिया, तो ये फिर पहले वाले में गड़बड़ हो गई है ना। देखो अभी तक ये तो हो ही था अपना, अगर वहां से गामा स्क्वायर, दोनों तरफ से गामा स्क्वायर भी पता करते हैं, दोनों तरफ से। ये क्यू वाला मैं इधर से भी पता करता हूं। क्यू में अल्फा इज इक्वल टू √3 दिया हुआ है, तो यहां से डायरेक्ट अपन उसके बारे में तो पता नहीं कर सकते। गामा स्क्वायर जो होगा, यहाँ से गामा स्क्वायर के बारे में कुछ बोल सकते हैं क्या अपन, यहाँ से गामा स्क्वायर के बारे में कुछ बोल सकते हैं क्या। अगर अल्फा में ये ले लूं, पहले वाले में तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। अभी तक ये चीज़ें हैं अपने पास। अगर अल्फा इज इक्वल टू √3 है तब गामा स्क्वायर, और इसमें भी अल्फा इज इक्वल टू √3 है तब बीटा प्लस गामा स्क्वायर। अच्छा पहले एस वाले पे आते हैं कि अगर अल्फा √2 हो गया तब t+2 कितना होगा। अगर तो t+2 कितना, t+3 कितना होगा। एक काम करते हैं अपन, रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं, है ना। इस टाइप से अगर चीज़ें नहीं बैठ पा रही तो अपन रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं। हमें क्या चीज़ पता है, हमें पता है W, ठीक है। W का मापांक कितना आ रहा है, W के परिमाण का स्क्वायर हो जाएगा अपना 1,1,1,6, ठीक है। और ये परस्पर लंबवत है, परस्पर लंबवत है, तो U को अपन क्या लिख सकते हैं, U का परिमाण इज इक्वल टू V का परिमाण, W का परिमाण और sin π/2। तो U का परिमाण कितना हो जाएगा, V का परिमाण अभी अभी अपन ने निकाला 1 है, और W के परिमाण है √6, और ये हो जाएगा 1। और U का परिमाण का स्क्वायर कर दूं मैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 6 आना चाहिए। अब बैठ जाएगी व्यवस्था अपनी, है ना। अब केस 1 और केस 2 में थोड़ी और भी चीज़ें हैं अपने पास। केस 1 क्या था, केस 1 था जिसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0 था, और हमें एक और चीज़ क्या पता चल चुकी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 6 है। और केस 2 वाला तो सिंपल ही हो गया मामला। केस 2 में अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा है, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 6 है। मतलब
3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 6 है, यानी कि अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है, यानी अल्फा इज इक्वल टू √2 है। अब अल्फा √2 कब था, ये वाली चीज कब हुई थी, अल्फा बीटा गामा बराबर कब आए थे, अल्फा बीटा गामा बराबर आए थे जब t-2 था। मतलब इस स्थिति में तो t-2 था। अब t-2 है तो t+3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस चौथे का उत्तर होगा 1, एस का उत्तर होगा 1, इस वाले का उत्तर हो गया अपना 3। सदिश v स्क्वायर 1 था और 1 आया था 2 में, 2 यानी इसका 2 है और t+3 1 है, तो 1 किस में लिखा हुआ है, 1 भी 2 में ही लिखा हुआ है। t+3 आ रहा है 1 लिखा हुआ है 2 में, t+3 अल्फा अगर √2 है, अल्फा √2, यहाँ पर ये तीनों बराबर कर दिए, अल्फा इज इक्वल टू √2 कब है, जब t इज इक्वल टू -2 है, जब t इज इक्वल टू 2 है, सॉरी नॉट -2, t इज इक्वल टू 2 है, ये -1 है और ये 2 है, तो t+2 हो जाएगा 5, यानी कि ये होगा 5, है ना। तो 5 और 2 मतलब c तो हट गया अभी अपना, बचता है या तो ये या ये। अब आ जाते हैं अपन अल्फा √3 पर गामा कितना होगा और अल्फा √3 पर बीटा प्लस गामा कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर आ जाते हैं, इन दोनों समीकरणों को हल करके अपन कोशिश करते हैं यह पता करने की कि अल्फा बीटा गामा अपना क्या आने वाला है ना। तो अल्फा अगर √3 ले लूँ मैं, तो बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -√3, और बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3 का वर्ग हो जाएगा 3 और ये इधर जाएगा तो 3। अब इसका फिर से वर्ग कर दें तो बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 बीटा गामा इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर 3 हो गया, मतलब 2 बीटा गामा इज इक्वल टू 3 हो गया, यानी बीटा गामा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो या तो बीटा 0 या गामा 0। तो इस स्थिति में क्या हो रहा है, क्यू वाले में अगर अल्फा √3 लेते हैं अपन, तो या तो बीटा 0 होगा या गामा 0 होगा। अगर बीटा 0 हुआ तो गामा -√3 होगा, और गामा 0 हुआ तो बीटा -√3 होगा, है ना। बीटा गामा हो गया, ठीक है। अब अल्फा अगर √3 है तो गामा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, गामा स्क्वायर। और देखो अब अल्फा अगर √3 है तो गामा स्क्वायर के 2 मान संभव है, गामा स्क्वायर 3 हो जाएगा या गामा स्क्वायर 0 हो जाएगा। यदि अल्फा √3 है तो गामा स्क्वायर या तो 3 हो सकता है या 0 हो सकता है, 3 हो सकता है या 0 हो सकता है, मतलब इसके आंसर या तो 4 हो सकते हैं या 1 हो सकता है। 4 और 1 ये दोनों संभव है ना। अब दूसरे पे आता हूँ, अगर अल्फा √3 है तो बीटा प्लस गामा का स्क्वायर, बीटा प्लस गामा का स्क्वायर यहाँ से भी 3 ही आएगा और यहाँ से भी 3 ही आएगा। बीटा प्लस गामा का स्क्वायर यहाँ से भी 3 आएगा और यहाँ से भी 3 आएगा। बीटा प्लस गामा का स्क्वायर पहले वाले से भी 3 आएगा और बीटा प्लस गामा का स्क्वायर दूसरे वाले से भी 3 आएगा। तो 3 किस में लिखा हुआ है, 4 में, मतलब इसका तो 4 ही होना है ना। तो अब देखो व्यवस्था कैसी बैठ रही है, पहले वाले का 2 इन दोनों में है, लास्ट वाले का 5 इन दोनों में है, दूसरे का 1 और इसका 4 तो इसमें ही है और आर वाले का 4 केवल इसमें है। आंसर विल बी ए, ठीक है। बड़ा अच्छा सवाल था, बड़ा मज़ेदार सवाल था। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी चीज़ें कि हमने यहाँ पर क्या क्या कैसे कैसे किया है, ठीक है। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, अगला सवाल देते हैं तुम लोगों को। ये आ गया, ये भी 2025 का ही सवाल है, ये भी 2025 का ही सवाल है। करो इसको, पढ़ो क्या दिया हुआ है हम लोगों को, पढ़ो क्या दिया हुआ है।
सबसे पहले हम लोगों को लिखा हुआ है सदिशों x सदिश i प्लस 2j प्लस 3k, y सदिश 2i प्लस 3j प्लस k और z सदिश 3i प्लस j प्लस 2k पर विचार कीजिए। दो भिन्न धनात्मक वास्तविक संख्याओं अल्फा और बीटा के लिए क्या कहा गया है? कैपिटल X सदिश है अल्फा x सदिश प्लस बीटा y सदिश माइनस z सदिश, कैपिटल Y सदिश है अल्फा y सदिश प्लस बीटा z सदिश माइनस x सदिश, और कैपिटल Z सदिश है अल्फा z सदिश प्लस बीटा x सदिश माइनस y सदिश। ठीक है, इस तरह से परिभाषित कीजिए। यदि सदिश x, y और z एक समतल पर स्थित है तब अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 का क्या मान होगा? तो ये एक स्टैंडर्ड सवाल है, ये एक स्टैंडर्ड सवाल है कि अगर तीन सदिश समतलीय हैं तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 हो जाता है, यानी कैपिटल X। चलो इसको इस तरह से नेक्स्ट पेज पे मैं समझाता हूँ कि मान लीजिए तीन सदिश इस प्रकार हैं जो किन्हीं और सदिश के गुणांक के रूप में लिखे हुए, किन्हीं और सदिश के गुणांक के रूप में लिखे हुए, जैसे किस किस के में ये अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई माइनस जेड, अल्फा एक्स बीटा वाई माइनस जेड। फिर इसको भी मैं क्रम में लिखता हूँ, माइनस एक्स प्लस अल्फा वाई माइनस एक्स प्लस अल्फा वाई माइनस एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस बीटा जेड। जेड सदिश क्या होगा? बीटा एक्स माइनस वाई प्लस अल्फा जेड प्लस अल्फा जेड। ठीक है, और अगर ये तीन सदिश समतलीय हैं, अगर ये तीन सदिश समतलीय हैं तो क्या होता है? ये तीन सदिश समतलीय होने चाहिए अंदर वाले, और फिर इनके गुणांकों की जो सारणिक है उसको शून्य कर दो, -1 अल्फा बीटा बीटा -1 अल्फा। एक तरह से जब अपन x को कुछ लिखेंगे, जैसे कि मान लीजिए ai प्लस बी जे प्लस सी के, y को कुछ लिखोगे, z को कुछ लिखोगे, तो ये ना दो सारणिकों का गुणा हो रहा होता है, दो सारणिकों का गुणा हो रहा होता है, जहां पहली सारणिक इस हिसाब से बनेगी 1 2 3, फिर 2 3 1, 123 231 312, 123 321 123 231 और 312, 123 231 312, 123 231 312, और इधर जो है बाकी ये एक समतल में है, अल्फा बीटा -1 अल्फा बीटा बीटा -1 अल्फा, और इसको कर देना है 0, इसको कर देना है 0। ठीक है, और बताना क्या है हमको? अल्फा प्लस बीटा -3। तो इस सारणिक का मान अलग से ज्ञात करो, इसका अलग से ज्ञात करो। ये कितना होगा? 3 दूना 6, -1 यानी कि 5, -2 गुणा 2 दूनी 4, -3 यानी कि 1, प्लस 3, ये हो जाएगा 2 -9। ठीक है, और इस सारणी को 1 मिनट के लिए ऐसे ही लिख देते हैं, -1 अल्फा बीटा बीटा -1 अल्फा। वो कितना हो जाएगा? 5 -2 -7 -3 -21। अब इसका प्रसार कर दो, इसका प्रसार क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर, माइनस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर, और -1 माइनस अल्फा बीटा। तो ये कितना हो जाएगा?
3 माइनस 18, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा क्यूब -1 प्लस अल्फा बीटा। तो ये क्या हो गया, -18 को तो हटा ही दो, बार बार लिखने का क्या मतलब है। ये हो गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब -1 3 अल्फा बीटा। अब इस चीज़ को ऐसे समझो कि ये हो गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब -1 इज इक्वल टू -3 अल्फा बीटा। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस -1 का क्यूब इज इक्वल टू 3 गुणा अल्फा बीटा -1। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। इसका मतलब होता है a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ गया 1। अब अल्फा प्लस बीटा 1 आ गया, 1 ही आएगा ना। अल्फा प्लस बीटा, या तो अल्फा बीटा गामा तुल्य हो जाएगा, या ये आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा 1 आ गया, अल्फा प्लस बीटा 1 आ गया अगर, तो -2 उत्तर हो जाएगा, खत्म। -2 क्या आंसर हो जाएगा, -2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें फिर। सिंपल ही सवाल था, ये तो हो गया होगा आई होप सभी लोगों से। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। क्या दिया हुआ है, मान लीजिए ओपी सदिश अल्फा -1 अपॉन अल्फा आई प्लस जे प्लस के को के है। ओ क्यू सदिश आई प्लस बीटा -1 बटे बीटा जे प्लस के है। और ओ आर सदिश आई प्लस जे प्लस 1/2 के सदिश है। 3 सदिश है, ठीक है। और अल्फा बीटा जो है वो 0 नहीं होने चाहिए, और ओ मूल बिंदु को दर्शाता है। यदि ओ पी क्रॉस ओ क्यू डॉट ओ आर 0 है, मतलब ये तीनों समतली सदिश हो गए, और बिंदु अल्फा कॉमा बीटा कॉमा 2 इस तल पर स्थित है, तब एल का मान कितना होगा। कौन सा तल है, 3x प्लस 3y माइनस जेड प्लस एल इज इक्वल टू 0, तब एल का मान क्या होगा। करो करो। ओ पी ओ क्यू ओ आर ये तीनों समतली हैं। अभी अभी इसी कॉन्सेप्ट पे अपन ने सवाल किया है कि अगर 3 सदिश समतली होते हैं, उन सदिशों के गुणांकों से बने हुए सारणिक का मान 0 होता है। अल्फा -1/अल्फा 1 1 1, बीटा -1/बीटा 1 1 1 1/2, ये 0 हो जाएगा। इसको 0 कर देते हैं, इसको 0 कर देते हैं, और इसको 0 करने से अल्फ़ा बीटा में कोई संबंध आ जाएगा, और वो संबंध मेरे हिसाब से शायद यहाँ रखा जाएगा और उससे एल आ जाएगा। करते हैं है ना, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। करो तुम लोग भी भैया, सभी लोग करेंगे सवाल को। क्या किया जाए, प्रसार कर देते हैं, डायरेक्ट कर दें, थोड़ा कहीं सिंप्लीफाई किया जा सकता है। इसको लिख दें 1 - 1/अल्फा 1 1 1 1 - 1/बीटा 1 1 1 1/2, है ना। तो कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, पंक्ति घटाने से भी यहाँ 1 घट जाएगा, यहाँ ये घट जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये कर लेते हैं, रो 1 को कर देते हैं रो 1 माइनस रो 2, और रो 2 को कर देते हैं रो 2 माइनस रो 3। इसमें से इसको घटाओगे -1/अल्फा, इसमें से इसको घटाओगे 1/बीटा हो जाएगा, 1 - 1/बीटा, और 0। इसमें से इसको घटाओगे 0, इसमें से इसको घटाओगे तो -1/बीटा, इसमें से इसको घटाओगे 1/2, और ये हो जाएगा 1 1 1/2। ठीक है, अब कर दें प्रसार। अब 2 3 0 0 जैसे दिखने लग गए, इससे ज़्यादा 0 बनेंगे नहीं अपने पास, है ना। तो कर देते हैं -1/अल्फा, ये गुणा होगा तो -1/2 बीटा -1/2,
और प्लस नहीं -1/β, ये 0 और -1/2, और तीसरा तो 0 ही हो जाएगा। तो ये क्या चीज़ हो गई, अंदर गुणा कर दे तो 1/2 अल्फ़ा बीटा प्लस 1/2 अल्फ़ा प्लस 1/2 बीटा, ये चीज़ 0 है। ठीक है, ये चीज़ 0 है। लघुत्तम ले लें अगर अपन 2 अल्फ़ा बीटा, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस यहाँ अल्फ़ा यहाँ बीटा, है ना। तो ये तो इधर चला जाएगा, बचेगा क्या, 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। अब ये इस समतल पर है, तो 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा माइनस 2 प्लस एल इज इक्वल टू 0 हो गया। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1, तो एल इज इक्वल टू आ जाएगा 5। सिंपल सवाल था या नहीं था? इट वाज सिंपल, इट वाज सिंपल क्वेश्चन। कैसा सवाल था ये? सिंपल सवाल था। कर पाए सभी लोग? आगे बढ़ाएं, एक सवाल और सदिश का ही, 2024 देख रहे हो, अभी तक 2024 पर ही पहुंचे हैं हम लोग। मतलब बहुत सवाल आते हैं इन चैप्टर से, बहुत सवाल आते हैं। क्या कहा गया है कि मान लीजिए P 2i प्लस जे प्लस 3 के और Q i माइनस जे प्लस के है, यदि कुछ वास्तविक संख्याओं अल्फा बीटा और गामा के लिए 15i प्लस 10j प्लस 6k इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स 2p प्लस q, बीटा टाइम्स p माइनस 2q और प्लस गामा टाइम्स p क्रॉस q है, तब गामा का मान कितना होगा? करो भैया, गामा का मान ढूंढ के लाना है, अल्फा बीटा गामा के लिए। कुछ ऐसा करो कि बस गामा बचे, बाकी सब हट जाए। कुछ ऐसा करो कि बस गामा बचे, बाकी सब हट जाए। सोचो इस दिशा में कि बस गामा बचे। गामा p क्रॉस q के साथ है, ये दोनों जो हैं ये p और q के तल में है, मतलब ये एक ही तल में है। या यूं कह दो कि अगर अपन को p क्रॉस q चाहिए, तो इस पूरी समीकरण का 15i प्लस 10j प्लस 6k का, इसका अगर मैं डॉट ले लूं p क्रॉस q के साथ, तो ये क्या होगा, अल्फा गुणा ये सब 0 हो जाएगा। देखो 2p प्लस q डॉट p क्रॉस q, अब अंदर भेजेंगे तो p डॉट p क्रॉस q 0, q डॉट p क्रॉस q 0, प्लस बीटा गुणा p माइनस 2q डॉट p क्रॉस q, p डॉट p क्रॉस q 0, q डॉट p क्रॉस q 0, और यहाँ आ जाएगा p क्रॉस q डॉट p क्रॉस q। इधर वाली चीज को ऐसा ही रहने देते हैं अपने पास, है ना। अभी p क्रॉस q चाहे तो पता भी कर सकते हैं अपन, वो पता कर लो तो भी काम हो जाएगा, है ना। और फिर उसका इसके साथ डॉट ले लेना और गामा, तो हो गया सवाल, तो खत्म। देखा जाए तो सवाल खत्म हो चुका है। p क्रॉस q क्या आ जाएगा, i j k 2 1 3 1 माइनस 1 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 माइनस j 2 माइनस 3 प्लस k माइनस 2 माइनस 1, 4i प्लस j माइनस 3k, है ना। और इसका उसके साथ डॉट लेना है, तो 15 चौक 60 प्लस 10 माइनस 18, गामा टाइम्स p क्रॉस q डॉट p क्रॉस q, मतलब इसके मापांक का वर्ग, यानी कि 4 चौक 16 प्लस 1 प्लस 9, तो ये कितना हो जाएगा अपना माइनस 8 यानी कि 52, और ये कितना हो जाएगा 16 10 26, तो गामा इज इक्वल टू आ जाएगा 2। डन। आसान सवाल था ये तो, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।
नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये बहुत बड़ा सा सवाल है, ठीक है, इतना ही है, 2023 का है। माना कि P समतल, इस P ये वाला समतल है। कौन सा वाला समतल है? माना कि P √3x + 2y + 3z = 16 है। माना कि S एक समुच्चय है जिसमें है अल्फा I + बीटा j + गामा k, जहाँ अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर + गामा स्क्वायर यानी = 1 है। मतलब ये गोले पर हो जाएंगे और अल्फा बीटा गामा की इस समतल से दूरी 7/2 है। ये एक और प्रतिबंध हो गया। तो गोले पर वो बिंदु जो इस समतल से 7/2 इकाई दूरी पर है। माना कि S में 3 भिन्न भिन्न सदिश u, v और w इस प्रकार है। माना कि S में 3 भिन्न भिन्न सदिश u, v और w इस प्रकार है कि u - v यानी u की v से दूरी, v की w से दूरी और w की v से दूरी बराबर है। माना कि v उस समांतर षटफलक का आयतन है, कैपिटल V उस समांतर षटफलक का आयतन है जिसकी भुजाएं u सदिश, v सदिश और w सदिश द्वारा निरूपित की जाती है। तब 80/√3v का मान कितना होगा? करो। करो। समय लो, थोड़ा सोचो, थोड़ा डायग्राम वगैरह बनाओ और फिर करने की कोशिश करो। समय लो, सोचो, थोड़ा डायग्राम वगैरह बनाओ और फिर करने की कोशिश करो। अच्छा सवाल है, थोड़ा सम्मान देना पड़ेगा इसको हम लोगों को, है ना। इसकी मूल बिंदु से दूरी 1 से कम 16/3 × 9 और 4 13 और 3 16। अल्फा बीटा गामा की इस समतल से दूरी 7/2 है। 3 भिन्न सदिश इस प्रकार है। 3 बिंदु ऐसे होंगे इस समतल पर जिनकी इससे दूरी 7/2 होगी। समतल पर 3 बिंदु इस प्रकार होंगे जिनकी इससे दूरी 7/2 होगी। चलो करें स्टार्ट। देखो, सबसे पहले अल्फा बीटा गामा कहाँ है? अल्फा बीटा गामा एक सदिश है और वह सदिश इस प्रकार है कि उस सदिश का जो परिमाण है वो 1 इकाई है। मतलब वो 1 इकाई के गोले पर होंगे, है ना। ऐसा एक गोला होगा, गेंद होगी, उस पर होगा, है ना। और जो भी अल्फा बीटा गामा होगा, है ना, इसको जैसे मैं हटा देता हूँ, अल्फा बीटा गामा होगा, इसकी मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी? मान लीजिए यहाँ अल्फा बीटा गामा ले लें, तो इसकी मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी? 1 होगी। मैक्सिमम दूरी 1 हो सकती है। अब इस समतल को ध्यान से देखो, है ना। इस समतल, चलो थोड़ा 3D में डायग्राम बनाता हूँ, थोड़ा सा तुम्हें विजुलाइज करवाते हैं, मजे आएंगे ना, थोड़ा फील लेना चैप्टर का। ये गोला है, इसको भर देते हैं अपन। ये गोला है और ये गोला कहाँ से गुजर रहा है? इसके केंद्र पर मूल बिंदु है, इसके केंद्र पर मूल बिंदु है ना। ऐसे मूल बिंदु को रखते हुए ये गोला है। इस गोले पर कहीं भी एक बिंदु लोगे, अल्फा बीटा गामा, तो उसकी इसके केंद्र से दूरी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्योंकि हमें क्या कहा गया है?
हमें कहा गया है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर एवं अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा की समतल से दूरी, समतल P से दूरी 7/2 है। तो इस समतल की पहले मूल बिंदु से दूरी देखते हैं कितनी होगी। तो यह है √3x प्लस 2y, √3x इधर लिख लेते हैं, √3x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इसकी 0,0,0 से दूरी देखनी है, कितनी हो जाएगी, -16 अंडर √3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, -16 9 4 13 और 3 16, 4 इकाई है। समतल कितनी दूरी पर है, 4 इकाई दूरी पर है। और ये जो बिंदु है इस गोले पर, ये जो बिंदु है, पहले केवल इतने की बात कर रहा हूं मैं, है ना, एस पर नहीं है, वो इस गोले पर है। और अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा की P से दूरी 7/2 है। मतलब इस गोले पे वो बिंदु जिसकी समतल से दूरी कितनी कर देनी है अपन को, ये जो दूरी है समतल से, ये 7/2 कर देनी है। अब देखो इस समतल की मूल बिंदु से दूरी कितनी है, 4 इकाई है, ये 1 है और ये 7/2 है। तो ये कुछ व्यवस्था बैठ नहीं रही है, समझ लो। ये दूरी अगर 7/2 है और ये 1 है, 7/2 मतलब 3.5, इससे दूरी 3.5 होनी चाहिए। इसकी खुद की मूल बिंदु से दूरी 1 है, तो ये तो 4.5 हो जाएगी। और इस समतल की मूल बिंदु से दूरी 4 इकाई है। मतलब ये समतल जो है वो कहाँ आएगा, ये समतल की दूरी तो 4 इकाई है। अब इस पर वो बिंदु लेने हैं अपन को गोले पर जिसकी इससे दूरी कितनी बनी रहे, 7/2 बनी रहे। तो ऐसा क्या होगा, और कितने बिंदु हैं ऐसे, 3 भिन्न सदिश इस प्रकार हैं। समतल से दूरी इतनी है और 3 भिन्न सदिश, मतलब ये 3 भिन्न सदिश मतलब 3 बिंदु इस प्रकार हैं कि उसकी इससे दूरी 7/2 है। मतलब ऐसा कुछ है कि ये समतल है अपना, नीचे ये गोला रखा हुआ है, इस गोले पर 3 बिंदु अपन को लेने हैं। इस गोले पर 3 बिंदु लेने हैं। कितने बिंदु लेने हैं, 3 बिंदु लेने हैं। वो 3 बिंदु इस प्रकार होने चाहिए, कि उसकी इस समतल से दूरी कितनी आ जाए, 7/2, 7/2, 7/2 आ जाए। 3 सदिश इस प्रकार है। ये UVW और डायग्राम डिटेल में बताऊं मैं तुमको। देखो क्या हो रहा है, यहां है एक गोला, इस गोले पर अपन को लेने हैं 3 बिंदु। और वो 3 बिंदु इस प्रकार लेने हैं, इस गोले पर 3 बिंदु लेने हैं, ठीक है। एक आगे की तरफ हो सकता है, एक पीछे की तरफ, कहीं भी हो सकता है। इस प्रकार लेने हैं कि उसकी एक समतल से दूरियां कितनी बनी रहे, 7/2 बनी रहे। मतलब एक बिंदु मान लीजिए मैं पीछे की तरफ ले लेता हूं यहां पर, और इससे दूरी कितनी करवा देते हैं अपन, ये 7/2। एक बिंदु यहां ले लेता हूं, इससे दूरी 7/2, और एक बिंदु यहां ले लेता हूं, इससे दूरी 7/2, ठीक है। और यहां ये जो बनेगा, ये एक त्रिभुज बनेगा। इस त्रिभुज के बारे में अभी अपन समझते हैं। और ये जो दूरी बनाएगा ये भी 7/2 दूरी बनाएगा। इसका जो केंद्र है वो मूल बिंदु है। इस पे ये जो बिंदु है ये अपना अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा है। ये गोले पर बिंदु है, इसकी इससे दूरी 1 इकाई है। ये जो दूरी है ये 7/2 है। और इस मूल बिंदु की सीधी समतल से दूरी निकालोगे तो वो 4 है।
ठीक है। अभी जो 3 बिंदु हैं, ये जो 3 बिंदु लिए हैं अपन ने, जो किसको संतुष्ट करते हैं, ध्यान से सुनना, फिर से पीछे जाता हूं। एस में 3 सदिश u v और w इस प्रकार हैं। किसमें है वो, एस में है। एस में है मतलब इसके लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर 1 है, मतलब वो उस गोले पर है और उसकी समतल से दूरी 7/2 है। ऐसे 3 सदिश लिए गए हैं। तो एक को अपन ले लेते हैं u सदिश, एक को ले लेते हैं v सदिश और एक को ले लेते हैं w सदिश। अब हमको क्या दिया हुआ है कि u की v से दूरी, v की w से दूरी और w की u से दूरी बराबर है। मतलब ये तीनों दूरियां, ये दूरी और ये दूरी बराबर है। अगर ये तीनों दूरियां बराबर है तो ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा, ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और साथ में ये भी चीजें चलती रहेंगी। यहां तक की बातें क्लियर हो गई है ना, ये चीज समझ में आ गई। ये जो मैंने दिखाया है तुमको, ये 2 बिंदु, ये मान लो ये आगे वाले 2 बिंदु है u और v, जो कि ऐसे एक वृत्त पर स्थित हो सकते हैं। पीछे एक और आएगा और टोटल मिला के ऐसी चीजें बनाएंगे। इसी को मैंने बस सीधा कर दिया, इसी को बस मैंने सीधा कर दिया। माना कि v उस समांतर षटफलक का आयतन है जिसकी भुजाएं सदिशों u सदिश, v सदिश एवं w सदिश द्वारा निरूपित की जाती है। मतलब ये हो गया u सदिश, ये हो जाएगा अपना v सदिश और ये हो जाएगा w सदिश। अब इन तीनों का मापांक ये तो बराबर ही आने वाला है क्योंकि बराबर दूरी पर है। u सदिश, v सदिश और w सदिश, इनका परिमाण तो बराबर ही आने वाला है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए परिमाण जो है वो कुछ लैम्डा है ना। बस अब हमको इतना देखना है कि इनके बीच में कोण कितना होगा, इनके बीच में कोण कितना होगा, ताकि अपन क्रॉस निकाल पाएं या फिर इन सदिशों के बारे में कुछ बातें कर पाएं कि ये सदिश कहाँ कहाँ हो सकते हैं। या तो कोण मिल जाए या सदिश मिल जाए। क्या यहाँ तक की बातें क्लियर है? इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए लैम्डा बोल दूं, मतलब u सदिश, v सदिश और ये सारी चीजें जो हैं ये लैम्डा हो जाएंगी। ठीक है, u v w हो गया, मूल बिंदु से दूरी ये हो गई 1 1 1 और ये जो दूरी है ये है 7/2 7/2 7/2। यहाँ तक की चीजें क्लियर है। अब अपन थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हैं कहानी को, अब थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हैं कहानी को, है ना। थोड़ा सा अब सिंप्लीफाई करता हूँ मैं चीज़ों को। अब अपन को गोले की ज़रूरत नहीं है तो बाकी चीज़ों को पता करते हैं। अब अपन को गोले की ज़रूरत नहीं है तो बाकी चीज़ों को पता करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ। कहाँ तक की कहानी आ चुकी है अपने पास? अभी तक ऐसी कुछ कहानी आ गई है। ये है समतल, यहाँ पर एक त्रिभुज है ना, ऐसे नहीं बनाएंगे अपन, इसको डिलीट मार दो। यहाँ है मूल बिंदु, थोड़ा सा टेढ़ा बनाता हूँ ताकि मूल बिंदु अलग से दिखा पाऊँ मैं तुमको, है ना। त्रिभुज को मैं थोड़ा सा टेढ़ा बना दे रहा हूँ, है ना, ताकि मूल बिंदु से दूरी अपन सही से समझ पाए। ये बराबर है ना, ये जो है ये तीनों भुजाएं बराबर हैं। देखने में ऐसी लग रही है, थोड़ा सा टेढ़ा होके देख रहे हैं अपन इस वजह से, है ना। ये समबाहु त्रिभुज ही है। ठीक है, और ये जो दूरियां हैं डैश्ड लाइन, ये दूरियां हैं अपनी 7/2 7/2 7/2।
सिंपल भाषा में कहें तो इस पूरे त्रिभुज पर जितने भी बिंदु होंगे उन सभी की दूरी 7/2 ही रहने वाली है। सिंपल भाषा में कहें तो इस त्रिभुज पर जितने भी बिंदु होंगे उन सभी की दूरी 7/2 ही रहने वाली है। ये है अपना U सदिश, V सदिश और W सदिश। यहाँ है मूल बिंदु, और मूल बिंदु की समतल से दूरी, मूल बिंदु की इस समतल से दूरी, या इस समतल से दूरी, ये दी गई है हमको कितनी, 4, है ना। इसको मैं O बोल दूं। इन बिंदुओं का कुछ नाम रखा था क्या अपन ने? नहीं रखा था, तो रख देते हैं। मान लेते हैं इस बिंदु को बोल देते हैं अपन P, इसको बोल देते हैं Q, इसको बोल देते हैं R, इसको बोल देते हैं कुछ T। तो OT जो है ये 4 है, और OP, OQ और OR ये 1 है। इधर की दूरी ये दूरी 1 इकाई है ना। और ये जो दूरी है ये 7/2 है, मतलब इसके केंद्र से होते हुए अपन इनसे गुजार दें अगर, तो ये 7/2 है, तो ये बची हुई कितनी हो जाएगी, 1/2। यहाँ से यहाँ तक ये 1/2 हो जाएगी। नहीं, वो 7/2 है और टोटल 4 है। ये 7/2 है, क्योंकि ये 7/2 है, ये 7/2 है, ये 7/2 है, ये 7/2 है, तो ये बची हुई जो है ये 1/2 हो जाएगी। ये दूरी 1 है, ये दूरी 1 है, ये दूरी 1 है। इस टेट्राहेड्रन पे मैं आना चाह रहा हूँ, इस चतुष्फलक पे मैं आना चाह रहा हूँ, है ना। इस चतुष्फलक पे मैं आना चाह रहा हूँ, तो अपने पास आ क्या गई चीजें, अपने पास ये आ गया कि इस त्रिभुज को अगर मैं फिर से बनाऊं इधर, और यहाँ ये केंद्र ले लें, है ना, तो ये दूरी 1/2 है, ये दूरी 1 है, और ये 90 डिग्री होगा। इसका नाम है O, इसका नाम है P। इस बिंदु का नाम नहीं रखा था अपन ने, तो P Q R तो हो ही गया, O हो गया, T हो गया। इसको S कर दे, नहीं S वहाँ पे यूज में आ रहा है अपना, तो T की जगह इसको M कर देते हैं, है ना। इसको M कर देते हैं, इसको M कर देते हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ इस त्रिभुज में, त्रिभुज OPM में अपन देखें तो PM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर हो जाएगा क्या, है ना। तो यहाँ से PM स्क्वायर पता करना है हम लोगों को, तो ये कितना हो जाएगा, OM स्क्वायर 1/4 प्लस 1, तो PM आ जाएगा √3/2। यानी इस त्रिभुज के लिए हम लोगों को ये चीज पता चल गई। क्या पता चल गया, ये इस त्रिभुज का एक तरह से केंद्रक बोल दो या सरकम सेंटर बोल दो। इसको मैं सामने से दिखाऊं, अब तुमको इस त्रिभुज को अगर सामने से दिखाऊं, तो ये त्रिभुज सामने से देखोगे तो कैसा दिखाई देगा, ये इस टाइप से है। यहाँ पे ये अपना P Q R है, और इसमें ये ठीक बीच में M है। इनकी भुजाओं की लंबाई मुझे अभी नहीं पता है, लेकिन मुझे ये पता है कि ये समबाहु त्रिभुज है, और ये जो PM आ गया है ना, ये √3/2 आ गया है ना। ये PM जो आ गया ये √3/2 आ गया, ठीक है। तो इससे मैं इस त्रिभुज की भुजाएं पता कर सकता हूँ क्या, इससे मैं इस त्रिभुज की भुजाएं पता कर सकता हूँ क्या, देखना थोड़ा सा। ये क्या है, एक तरह से समबाहु त्रिभुज है, तो यही आपकी माध्यिका भी हो जाएगी। माध्यिका मतलब ये माध्यिका भी हो जाएगी, यही आपकी परिवृत्त की त्रिज्या भी हो जाएगी, है ना। तो परिवृत्त की त्रिज्या का क्या फॉर्मूला होता है, परिवृत्त की त्रिज्या भुजा के साथ लिखें अपन तो A/sin A। अब यहाँ पर P के सामने वाली भुजा की लंबाई को अगर स्मॉल p बोल दूँ, तो स्मॉल p बटे साइन ऑफ कैपिटल P विल बी इक्वल टू 2R। तो स्मॉल p भुजा कितनी हो जाएगी, स्मॉल p ये 2R, R ये हो गई परिवृत्त की त्रिज्या √3/2,
और साइन पी यानी कि साइन 60 डिग्री, तो पी कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया लेकिन वहाँ से फिर से आ जाएगा 2 गुणा √3/2 गुणा, तो ये हो जाएगा 3/2। तो भुजा की लंबाई कितनी आ गई, 3/2 आ गई। अगर भुजा की लंबाई 3/2 आ गई है मतलब तीनों भुजाएं 3/2 ही होगी, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4a²। तो √3/4a² हो जाएगा 9/4 यानी 9√3/16। ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। किस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 9√3/16। अब अपन को क्या बनाना है, इससे बनने वाला टेट्राहेड्रॉन। फिर से इस त्रिभुज को मैं टेढ़ा करता हूं, फिर से इस त्रिभुज को मैं टेढ़ा करता हूं। एक ये त्रिभुज है अपना, और मूल बिंदु के साथ जो टेट्राहेड्रॉन बन रहा है उसका अपन को आयतन निकालना है, यही निकालना है ना। षटफलक का आयतन है, उस समांतर षटफलक का आयतन है जिसकी भुजाएं इसके द्वारा दी जाती है। तो समांतर षटफलक का आयतन निकालना है। तो समांतर षटफलक का आयतन कैसे निकाला जाता है, तो देखो ध्यान से सुनना। मान लीजिए एक अपन समांतर षटफलक बनाए, तो समांतर षटफलक कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। और मान लीजिए ये एक भुजा जा रही है u सदिश, एक भुजा जा रही है v सदिश, और एक भुजा जा रही है w सदिश। तो इस समांतर षटफलक का आयतन कितना होता है, बॉक्स u v w, है ना। अब इन्हीं तीनों को लेकर अगर मैं चतुष्फलक बनाता हूं, इन्हीं तीनों भुजाओं को लेकर मैं जब चतुष्फलक बनाता हूं, एक u, एक v और एक w, तो इसका आयतन कितना होता है, 1/6। मतलब इन तीन भुजाओं से बनने वाले चतुष्फलक का आयतन मैं अगर पता कर लूं, इन तीन भुजाओं से बनने वाले चतुष्फलक का आयतन मैं पता कर लूं, तो मैं उसका 6 गुणा कर दूंगा तो मुझे इन तीनों से बनने वाले समांतर षटफलक का आयतन मिल जाएगा। अब इसके चतुष्फलक का आयतन कैसे पता करें, ये कोण वगैरह तो मुझे अभी भी नहीं पता है, लेकिन मुझे एक दूसरी चीज पता है। इस चतुष्फलक को मैं यूं उल्टा पटक देता हूं, इस चतुष्फलक को मैं उल्टा पटक देता हूं, तो क्या होगा, त्रिभुज नीचे आ जाएगा, मूल बिंदु ऊपर चला जाएगा। अब इसका आयतन अपन एक तरह से और भी पता कर सकते हैं, इसका आयतन अपन एक तरह से और भी पता कर सकते हैं। इसका आयतन अपन क्या भी लिख सकते हैं, ये चतुष्फलक है ना, टेट्राहेड्रॉन, तो VT कर देते हैं, और ये समांतर षटफलक है अपना, तो पैरेललोपाइप्ड है, तो इसको P कर देते हैं। और VT को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब ये ऊंचाई क्या होगी, ये है O, ये है M, यही थी ना बात। इस ऊंचाई को देखोगे OM, और आधार का क्षेत्रफल अभी अपन ने निकाला है डेल्टा, और ये कितनी है, 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 आधार का क्षेत्रफल कितना है, 9√3/16, और ऊंचाई कितनी है, 1/2। तो ये हो जाएगा 3√3/32। अरे भाई फॉर्मूला यहीं से तो आया था, वो फॉर्मूला यहीं से तो आया था, 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब इसमें अगर 6 गुणा कर दें अपन, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप षटफलक क्या होगा, 6 गुणा VT, ये 6 होता है। तो 6 गुणा टेट्राहेड्रॉन का कितना आ गया, 3√3/32। ये हो गया अपना वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। कितना है ये, 6 गुणा 10, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, 2 के पहाड़े से ये 3 बार कट जाएगा, ये 16 बार कट जाएगा, तो 9√3/16 आ गया। फिर से 9√3, ये 6 से 6 कट गया, 9√3/16 कितना आ गया, 9√3/16 कितना आ गया, 9√3/16। अब इसको 80/√3 से गुणा कर दो, √3 से √3 कट गया, 16 पंजे 80, 45। ठीक है, डन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ाते हैं कहानी को, और अगला सवाल देखते हैं।
आई होप इस सवाल में आप लोगों को मज़ा आया होगा, चीज़ें थोड़ी क्लियर हुई होंगी, है ना। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ाते हैं कहानी को, और अब अपन कुछ 3D के सवाल देखते हैं, कुछ 3D के सवाल देखते हैं। ये करो करो। थ्री डी पढ़ो सवाल को, क्या दिया हुआ है, क्या कहा गया है। मान लीजिए L समीकरणों 2x प्लस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 4 और x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 5 द्वारा दिए गए समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा है। मान लीजिए L2 वह रेखा है जो बिंदु इससे गुजरती है और L1 के समांतर है, ठीक है। मान लीजिए M समीकरण इसके द्वारा दिए गए समतल को दर्शाता है, ठीक है। किसको? 2x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 6 द्वारा दिए गए समतल को दर्शाता है। मान लीजिए L2 समतल M से बिंदु Q पर मिलती है, समतल M से बिंदु Q पर मिलती है। मान लीजिए P से समतल M पर डाले गए लंब का पाद R है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपन लोगों को दे दी गई है, और फिर ये ऑप्शंस है ना, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। रेखाखंड PQ की लंबाई कितनी है, QR की लंबाई कितनी है, PQR की लंबाई कितनी है, और वगैरह वगैरह वगैरह। करो करो इस सवाल को, करो फटाफट फटाफट फटाफट। चले स्टार्ट करें। मान लीजिए L समीकरणों और समीकरणों द्वारा दिए गए समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा है ना, जो बिंदु इससे गुजर, और L2 दूसरी रेखा है जो इससे, सारी चीज़ें आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है, और जिससे मिलती है, और ये सारी बातें हैं। तो पहले L1 जो इन दोनों के प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरती है, तो दो समतलों के प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरने वाली रेखा की दिशा अगर आपको ज्ञात करनी हो तो अपन क्या करते हैं, इसका नॉर्मल और इसके नॉर्मल का क्रॉस ले लेते हैं, है ना। तो L1 की दिशा जो होगी, L1 की दिशा वो कैसे मिल जाएगी अपन को, इनके नॉर्मल के क्रॉस से। तो नॉर्मल क्या है, आई जे के, यहाँ क्या हो जाएगा 2 3 1, यहाँ क्या हो जाएगा 1 2 1, कितना आ जाएगा 3 माइनस 2 माइनस जे 2 माइनस 1 प्लस के 2 दूनी 4 माइनस 3, ये हो जाता है I माइनस जे प्लस के, यानी कि L1 की जो दिशा है वो ऐसी कुछ है, क्या है ये। अब ये ठीक है, मान लीजिए L2 वह रेखा जो इस बिंदु से गुजरती है और इसके समांतर है, तो L2 रेखा क्या हो जाएगी, L2 रेखा हो जाएगी इस बिंदु से गुजरती, मतलब 2i माइनस जे प्लस 3k से गुजरती है, प्लस लैम्डा टाइम्स I माइनस जे प्लस के, I माइनस जे प्लस के, ठीक है। I माइनस जे प्लस के इसकी दिशा हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा लाइट वाइट चली गई थी, ठीक है। और L1 के समांतर, मान लीजिए M यह प्लेन है, ठीक है। L2 को अपन 3D रूप में लिख दें तो वो हो जाएगा 1 y माइनस माइनस 1 अपॉन माइनस 1 z माइनस 3 अपॉन 1, ठीक है। अब L2 समतल M से Q पर मिलती है, L2 समतल M से Q पर मिलती है, ये समतल M है, ये L2 है, ये इससे जाकर M पर मिलती है, ये L2 रेखा इससे जाकर M पर मिलती है, ठीक है, नहीं Q पर मिलती है, M तो समतल का नाम है, Q पर मिलती है,
मान लीजिए P से समतल M, ये जो P बिंदु है वो यहाँ कहीं होगा। P से समतल M पर डाले गए लंब का पाद R है, ऐसी कुछ कहानी है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमको करनी है। ठीक है, चलो यहाँ पे अब तुम्हें दिखा देते हैं क्या क्या हो रहा है। ये समतल है, एक रेखा है जो कुछ इस प्रकार से है ना, ऐसे काटते हुए पीछे से निकल जाएगी। इस पर एक बिंदु है P, जिसके निर्देशांक हैं 2, -1, 3, 2, -1, 3। यहां से इस पर लंब गिराया गया, ऐसी कुछ कहानी की गई। ये जिस जगह मिलती है इसको कहा गया Q और ये कहा गया R। इस समतल की समीकरण है 2x + y - 2z = 6, 2x + y - 2z + y - 2z = 6। और इस रेखा की भी हम लोगों को समीकरण पता है। अब ये सारी चीज़ें करनी है। आई होप सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब करने की कोशिश करो। आई होप सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इस सवाल को करने की कोशिश करो। कैसे किया जाए, क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या बताया गया है, कैसे कैसे किया जाए। 1 मिनट लो, कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये सवाल तुम लोग करने में सक्षम हो, करो। तो क्या किया जाए यहाँ पे, किस तरह से किया जाए। ये है अपना 90 डिग्री, है ना। क्या क्या बताना है अपन को, पी क्यू कितना होगा, क्यू आर कितना होगा, पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना होगा, पी क्यू और क्यू आर के बीच में न्यून कोण कितना होगा। तो सारा का सारा काम जो है वो करना है हम लोगों को। 2 चीज़ें पता करनी है, एक तो इसका लंबपात क्या होगा और दूसरा ये दूरी क्या होगी। कोण अगर पता कर ले अपन तो फिर हमको ये दूरी और लंबपात वगैरह भी पता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो कोण कैसे पता कर लें। ये कोण पता नहीं कर सकते अपन, ये वाला कोण जरूर पता कर सकते हैं, है ना। और ये बिंदु तो पता करना ही पड़ेगा। तो पहले अपन स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। पहले क्यू बिंदु पता करते हैं। ठीक है, तो माना क्यू, क्यू कैसे पता कर लें। इस रेखा का समीकरण क्या था, ये था ना। इस पर मान लो साइड में इज इक्वल टू लैम्डा, इज इक्वल टू लैम्डा। तो क्यू क्या हो जाएगा अपना, क्यू बिंदु हो जाएगा लैम्डा + 2 माइनस लैम्डा -1 और लैम्डा +3, ये हो जाएगा। और ये किस पर है, ये इस समतल पर है ना। तो इसको संतुष्ट करवा दो, तो ये हो जाएगा 2 गुणा लैम्डा +1 माइनस लैम्डा -1 माइनस 2 गुणा लैम्डा +3 = 6। ये हो गया 2 लैम्डा +1 माइनस लैम्डा -1 माइनस 2 लैम्डा -6 = 6। 2 लैम्डा से 2 लैम्डा कट गया, ये 1 से 1 कट गया, 2 लैम्डा से 2 लैम्डा कट गया, ये हो गया माइनस लैम्डा, इस 1 से ये 1 कट गया, -6 = 6। लैम्डा = आ गया माइनस का 12, यानी क्यू बिंदु आ गया अपना -10, माइनस का 12 रखेंगे प्लस का 12 यानी कि 11, और माइनस का 12 रखेंगे तो माइनस का 9। तो ये आ गया माइनस का 10, 11 माइनस का 9, माइनस का 10, 11 माइनस का 9। ठीक है, अब मुझे बताओ ये कोण कैसे ज्ञात कर लें। क्यू बिंदु के निर्देशांक तो मिल गए अपन लोगों को। क्यू बिंदु के निर्देशांक क्या मिल चुके हैं, क्यू बिंदु के निर्देशांक देख लो एक बार सही है या नहीं है, फटाफट से चेक कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। क्यू सही आ गया क्या, क्या क्या माना था अपन ने, लैम्डा प्लस
टू, यहाँ लैम्डा प्लस टू रखना था, तो ये हो जाएगा टू, ये कटेगा नहीं, तो माइनस लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 6, तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 11। एक बार और चेक कर लेते हैं बाकी बिंदु भी भैया, है ना। लैम्डा प्लस टू ये हो गया, लैम्डा प्लस टू ये हो गया, माइनस लैम्डा माइनस 1, तो ये 2 लैम्डा प्लस 4 होगा। अभी भी गड़बड़ है, इसको फिर लिखता हूँ मैं। 2 लैम्डा प्लस 4 माइनस लैम्डा माइनस 1 माइनस 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 6। 2 लैम्डा से 2 लैम्डा कैंसिल, माइनस लैम्डा माइनस 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 9। तो क्यू बिंदु आ जाएगा आपका माइनस 7 और या 9 8 और माइनस 6, माइनस 7 8 और माइनस 6, माइनस 7 8 और माइनस 6, है ना। अब ये कोण पता कर लेते हैं अपन। इस ये दिशा जो है, ये दिशा क्या हो जाएगी अपनी, इस दिशा का सदिश क्या आ जाएगा, 2x 2 1 माइनस 2 2i माइनस जे प्लस 2k, और इस रेखा की दिशा क्या है, i माइनस जे प्लस के, i माइनस जे प्लस के, है ना। तो इनके बीच का अगर न्यून कोण चाहिए, इन दो सदिशों के बीच का न्यून कोण, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना। ये वाला कोण अलग है ना, ये अपन को बताना है। मैं अभी इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात करेंगे तो cos अल्फा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2, और बटे में कितना आ जाएगा उसका √3, और इसका 2 दूनी 4 4 8 और 1 9, तो ये हो गया 2 2 4 5 बटे 3 √3। ये आया है ना, ये आया है। अपन को चाहिए ये, तो ये कैसे पता करें, तो अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 होगा। अल्फा आ चुका है, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस अल्फा हो जाएगा, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा हो जाएगा। मतलब ये जो मान है ये साइन अल्फा का है, तो कॉस अल्फा का मान क्या हो जाएगा, नहीं ये अल्फा आ गया, सॉरी 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 सॉरी, यहीं से अपन क्या चाहिए, अपन को थीटा चाहिए, अल्फा आ चुका है पाई बाई 2 माइनस अल्फा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। हाँ ठीक तो है, ये कॉस अल्फा का मान है, इससे साइन अल्फा का मान चाहिए, तो साइन अल्फा का मान कितना हो जाएगा, यह है आधार बटे कर्ण, इसका वर्ग हो जाएगा 27 2 बटे 3 √3, तो थीटा हो जाएगा अपना कॉस इनवर्स 2 बटे 3 √3। ठीक है, एक बार चेक कर लो फटाफट। उसकी दिशा जो है वो आ रही है टू माइनस 1 और 2, 2 माइनस 1 और 2, और इसकी आ रही है 1 माइनस 1 2 1 माइनस 2 था, 2 1 और माइनस 2 था। यही सब छोटी छोटी गलतियां जो है ना ये पाप बन जाती हैं। 2 1 माइनस 2, तो ये जो डॉट प्रोडक्ट होगा ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 माइनस 2 बटे √3 और √3 3, तो माइनस 1 बटा 3 √3। मापांक ले लेंगे तो जो छोटा वाला है वो आ जाएगा। ठीक है, किस किस के बीच का कोण पूछा गया था अपन से, पी क्यू और क्यू आर के बीच का। अभी तो किसके बीच का आया है, इन दोनों के बीच का आया। मतलब जो हमने दिशा ली थी वो दिशा अधिक कोण वाली दिशा ले ली है, ये वाला कोण ले लिया है। न्यून कोण की बात करोगे तो मापांक लगा देना, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू विल बी 1/3 √3, तो कॉस थीटा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसमें से 27 माइनस 1 26
√26/3√3, जो कि गलत है। मतलब डी तो आंसर नहीं होगा, डी तो आंसर नहीं ही होगा। ठीक है, अब बाकी आंसर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं अपन। पी क्यू की लंबाई, क्यू आ चुका है, पी आ चुका है, तो पी क्यू की लंबाई कितनी हो जाएगी अपनी? √2 माइनस माइनस 7 यानी 9 का स्क्वायर 81, -1 -8 यानी फिर से 9 81, और 3 - 6 फिर से 9 81, तो ये हो जाएगा 9√3। तो पहला सही हो गया। क्यू आर की लंबाई, अब ये क्यू आर की लंबाई कैसे पता कर लें? ये अपन को कॉस थीटा पता चल चुका है ना? कितना आ गया कॉस थीटा अपना? 26/3√3, है ना? 26/3√3। तो क्यू आर की लंबाई यहीं से देख लें अपन, तो कितनी हो जाएगी? पी क्यू कॉस थीटा हो जाएगी क्या? पी क्यू कॉस थीटा। आई होप इस बार तो अपन कैलकुलेशन सही कर रहे हैं। 9√3 गुणा √26, तो ये कट जाएगा, ये 3 आ जाएगा 26, 3√26। 9 अंदर गुणा कर दें तो 9 × 54 का 4, हासिल लगे 5, 9 दूनी 18 और 5 23, √234। तो ये गलत हो गया, है ना? ये बी ऑप्शन गलत हो गया। अब सी ऑप्शन पे आ जाता है। सी ऑप्शन क्या है? पी क्यू आर का क्षेत्रफल, पी क्यू आर का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, आधार है अपना क्यू आर, ऊंचाई है पी आर। अब पी आर कैसे मिलेगा? तो पी आर होगा अपना पी क्यू, इधर लिख देता हूँ, पी आर विल बी इक्वल टू पी क्यू, ये कॉस थीटा था और अपन को चाहिए पी क्यू साइन थीटा, या यूं कह दो कि पी क्यू कॉस अल्फा, पी क्यू कॉस अल्फा। पी क्यू कितना आ गया? 9√3, और कॉस अल्फा कितना है? 1/3√3, ये आ जाएगा 3। तो 1/2 क्यू आर है 234 और ये है 3, तो ये हो जाएगा 3/2 गुणा √234। आंसर हो जाएगा ए सी, आंसर हो जाएगा ए सी। ठीक है क्या? बोलो, क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बताओ क्या क्या किया गया, कैसे कैसे किया गया, सब कुछ क्लियर है? क्या क्या किया गया, कैसे कैसे किया गया, सब कुछ क्लियर रहना चाहिए। सिंपल सिंपल सवाल होते हैं, थोड़ा सा बस ज्योमेट्री हम लोगों को समझना पड़ता है, थोड़ा सा हमको देखना पड़ता है कि क्या बातें कही गई है, कैसे कैसे कही गई है, क्या क्या कहा गया है। ठीक है, बोलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो, एक सवाल मैं तुम्हें होमवर्क में देता हूँ, थोड़ा सा अलग टाइप का है वो, ये वाला, जैसे हर क्लास में देते हैं। अब कल जो मैंने दिया था वो किसका दिया था? कल जो मैंने दिया था वो दे दिया था अपना इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो कोई बात नहीं, उसको आज मैं लेकर नहीं आ पाया हूँ, तो उसको भी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो हम लोगों को क्या करना है, तो रिमेनिंग पी वाई क्यू करने हैं, रिमेनिंग पी वाई क्यू करने हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई, और दूसरी चीज़ है जो मैंने क्लास में क्वेश्चन दिया है, क्लास क्वेश्चन किस किस का? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन का, और आज जो दिया है मैंने वेक्टर 3D वाला, ये दोनों काम करने हैं हम लोगों को। बाकी बहुत ज़्यादा बड़े सेशन नहीं रख रहे हैं, उसका कारण यही है
कि आप एक सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वालिटी क्वेश्चंस कर पाएँ। अगर आप ईमानदारी से इन सेशंस को अटेंड कर रहे हैं, मतलब लगभग जैसे 1.5 घंटे का सेशन रहता है, तो आपको 2.5 से 3 घंटे लगने चाहिए, है ना। और मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ही दो। थ्योरी जो है वो लिमिटेड है, बार बार दोहराने से ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आ जाएगा, लेकिन सवाल जितने ज़्यादा करोगे उतनी ज़्यादा बेहतर सिचुएशन में खुद को पाओगे। सवाल जितने ज़्यादा बेहतर करोगे, जितने ज़्यादा करोगे उतनी ज़्यादा बेहतर सिचुएशन में खुद को पाओगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की सभा को समाप्त करते हैं। आई होप आज जो क्वेश्चन किए वो आपको अच्छे लगे होंगे। कितने लोगों ने पूरा सेशन देखा एक बार कमेंट में ज़रूर से बताना, और बाकी जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया है उसका आंसर भी कमेंट में बताना। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, पानी पीते रहें, अच्छा खाएं, और सबसे ज़रूरी चीज़ प्यार लुटाते रहें। थैंक यू।